बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सीडीए की ज़मीनें जो हैं वो मीठा केक हैं। यहाँ पे एक शटल सर्विस चलती है जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाती है। यहाँ पे करप्शन जो है जान नहीं छोड़ती। वैसे तो कोई इदारा ऐसा नहीं, कोई महकमा ऐसा नहीं, कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ पे करप्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 28 करोड़ रुपया बलाल ट्रैवल वाले, बलाल ट्रैवल इनकी बड़े बसें भी चलती हैं, 28 करोड़ रुपए का इन्होंने ठेका लिया। अब डीएमए का कमाल देखें, अगरचे ये 4 साल पुराना ठेका था, पहले का ठेका था। अब ना तो उन्होंने कोई ज़र बयाना दिया, ना उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रहन रखी, ठेका उनको दे दिया गया। ठेका 3 साल चलता रहा। डीएमए वालों ने उनको नहीं कहा कि भाईजान पैसे नहीं इधर आ रहे कौमी खजाने में। जाहिर है कि उनका डीएमए के साथ कोई 50-50 वाला मनोरंजन चल रहा था। उस मनोरंजन के तहत वो काम चलता रहा। 3 साल पूरे हुए। डीएमए को पता चला कि जनाब ये तो हमारा 28 करोड़ रुपए लेके चले गए हैं। फिर एक बड़े मोतबर अखबार ने उस पर स्टोरी भी कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने डीएमए से भी इन्वेस्टिगेशन किया कि डीएमए ने इस पर किया क्या। जाहिर है कि डीएमए ने साथ मिलकर माल खाया हुआ है। डीएमए वाले कहाँ बताएंगे कि जनाब इसमें कौन कौन मुलव्वस था। मुलव्वस पूरा डीएमए था, यानी पांचों घी में थी और इनका सर कढ़ाई में था, ये जो डीएमए वाले हजरात हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे रियासती इदारे, हमारा कानून इतना बोदा, इतना नालायक हो गया है कि बलाल ट्रैवल वाले वो सवारियों के साथ जो अड्डा तो इस्तेमाल कर रहे थे वो कर रहे थे। अब शटल सर्विस की मद में 28 करोड़ का टीका लगा के चले गए और हमारे इदारे जो हैं उनसे 28 करोड़ रुपए नहीं ले सके। 2 बंदे हैं, हाजी नवाज, अमजद, आज तक एक कांस्टेबल भी उनके दरवाजे पे जिसने जाके दस्तक नहीं दी कि भाई साहब आपने एक रियासती इदारे सीडीए का, डीएमए का 28 करोड़ रुपए देना है। इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी, इससे बड़ा लागरपन क्या होगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर संधू साहब। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि सरवर संधू साहब, ये शटल वाला मामला जो है ये किस तरीके से माल लोग खा जाते हैं और फिर हमारा जो डीएमए है ना सीडीए पूछता है, ना डीएमए पूछता है, ना आईसीटी पूछता है। इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। सिंधु साहब, मैंने आपको बता दिया कि 28 करोड़ रुपए बलाल ट्रैवल वाले खा के यहाँ से चले गए और डीएमए वाले सर हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि बाद जो होना था हो गया। इस इशू को थोड़ा सा हमें 4 हिस्सों में तकसीम करके देखना होगा। सही। एक फेज इसका है 2000 के अराउंड का, जब ये आइडिया आया। आइडिया तो बहुत बाद में आया, आइडिया से पहले की बात है। सही। कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए डिप्लोमेटिक एनक्लेव में। हाँ जी। तो उस वक्त तय हुआ जो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी पॉलिसी थी, हाँ, कि जी बजाय इसके कि हर बंदा डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, एम्बेसीज में इंडिपेंडेंटली जाए, उनके लिए एक पॉइंट उन्होंने खुद से बना लिया। यहाँ पे आज कन्वेंशन सेंटर बना है, इसके साथ जो ग्रैंड हैत वाला है ना जी, इसकी पार्किंग में, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ पे 20 रुपए एक ऑपरेटर लेता था और सीडीए को उसने तकरीबन 8 लाख रुपए का नीलामी में पार्किंग ली। ठीक। लेकिन वहाँ पे ना कोई फैसिलिटी थी। ये फोर्ड वैगने जो 40 साल पुरानी कनातें उन्होंने लगाई होती थी और लोगों को जो ऑल ओवर पाकिस्तान जो विजिटर्स आते थे उनको उनमें जानवरों की तरह घुसा के तो उनको ले जाते और वो 20 रुपए लेता था। ठीक। ये 2000 मेरा ख्याल है कि 6 की बात है। सही है। कि किसी खातून ने, चेयरमैन थे लाशारी साहब, उनको फ़ोन किया है। सही है। कि जी उधर टॉयलेट्स जो है वो तो लोग जाते हैं जंगल में या बैठे रहते हैं, ना शेड है ना बैठने की, दरख्तों के नीचे और कनातें लगाई हुई और वैगने देखें। लेकिन उसने जो बात की ना लाशारी साहब को, वो बड़ी अलार्मिंग थी। उसने कहा कि किसी औरत के अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जगह नहीं है और हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पे तो खुदा न खास्ता बीबी का मुंह नंगा हो जाए तो हाँ जी, मतलब उसका बैठना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो लाशारी साहब ने खैर उस वक्त के डीएमए को कॉल किया कि भाई ये फैसिलिटीज दें। तो इधर एक प्रोजेक्ट बना कि जी इधर हम जो एग्जिस्टिंग है इसको अपग्रेड करें, सही, फैसिलिटीज दें। तो उसका कोई बजट उन्होंने बनाया कोई 4 करोड़। सही। डीएमए ने हमारे स्ट्रक्चर डायरेक्टोरेट ने एस्टीमेट्स बनाए कि जो फैसिलिटीज उन्होंने देने का प्रोग्राम है उसकी 4 करोड़ तकरीबन उन्होंने लगाई। तो इन द मीन वाइल जो ग्रैंड हैत वाले थे, इन्होंने कहा जी हमारी जगह खाली करें पार्किंग की, हमने तो इधर बनाना है। तो बहरहाल मैं उस डायरेक्टर प्लानिंग था, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि इसके लिए अल्टरनेट साइट चाहिए, हमें प्लान करनी है।
तो ये 3rd एवेन्यू पे साइट फेयर लगाई इन कंसल्टेशन विद द एम्बेसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, पुलिस वाले, डिप्लोमेट, सिक्योरिटी पुलिस, सबको ऑन बोर्ड लिया कि ऐसी साइट हो जो क्लोज हो और आना जाना आसान हो और इस इन फैसिलिटी से हटके भी हो। तो मेरे भाई फिर बात आगे चल पड़ी। बहरहाल इसमें हुआ ये कि फिर हमने अखबार में इश्तहार दिया। ठीक। उसको हम कहते हैं बीओटी। ठीक। बीओटी ये था कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कोई बंदा पैसे लगाए, जगह हमारी रहेगी और एक पीरियड 7 साल का पीरियड तय हुआ कि 7 साल के पीरियड के बाद ये पूरे का पूरा प्रेमिसेस सीडीए का हो जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर सीडीएस का ऑपरेशन जो है ना वो लाइसेंस किया करेगा और पैसे कमाएगा, उनको नफा हो या उनका कोई नहीं। लेकिन उसमें बड़ी डिटेल वर्किंग हुई थी कि जी अगर ये 20 रुपए इधर ले रहे थे 2002 में, तो उस वक्त हमने इसकी एस्टिमेशन कीजिए कि 200 रुपया लेंगे ये लोगों से और ये फैसिलिटीज देंगे, तो वो सारा एनक्लेव और सारा खर्चा उर्चा, तो उस वक्त इस एस्टिमेटेड के जी ये 6 करोड़ रुपए में प्रेमिसेस बनेगा सारा, क्योंकि 2-2.5 एकड़ के ऊपर पार्किंग थी, पूरा स्ट्रक्चर था, उसमें सारी फैसिलिटीज थी, कैमरास, एवरीथिंग। तो मेरे भाई वो बन गया और वो 7 साल उस बंदे को कहा आप चलाएं। सही। लेकिन वो बंदे का नाम क्या था डिप्लोमेटिक शटल सर्विस के नाम से था मोहम्मद हुसैन उसका। हाँ जी। अच्छा, अब हुआ ये इसमें कि इस बात पे तो इंक्वायरी रेफरेंस बनता है कि जनाब बीओटी पे बनाया कैसे, और आप यकीन माने कि बीओटी के किसी को सेंस नहीं, समझा मर गए कि यार इसमें किसी बंदे के हाथ में एक पैसा नहीं है, कोई बंदा किसी को फेवर नहीं कर सकता। सिर्फ केस क्या था कि जी आपकी एडवर्टीजमेंट ठीक नहीं थी, यानी जो आप पे भी इल्जामात लगते। हाँ जी, मैं और लाशारी साहब और इस तरह पूरा बोर्ड में 10 लोग थे। सही। आखिर में जज ने पूछा, जज साहब जो थे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और नायब से पूछा कि यार क्या इसमें पैसे लिए गए? उन्होंने आईओ कहता नहीं, हमने ये एलिगेशन ही नहीं लगाया। उन्होंने पूछा फिर कोई और बेनिफिट लिया होगा? कहते नहीं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर कहा कि बड़ा अजीब केस है कि जिसमें ना बेनिफिट लिया गया ना पैसे लिए गए और साइड पे चीज बनी हुई है, ऑपरेट कर रही है और सीडीए को पैसे आ रहे हैं। उसका मतलब है सीडीए को 6 करोड़ तो आया ना। अच्छा, बहरहाल ये चीज फेज अब हुआ कि जी बाद में ये कैंसिल किया, इसका 7 साल गुजरने के बाद अब अगला फेज शुरू होता है जो इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखें कि जहां पे 7 साल चला वहां पर 6 करोड़ रुपया जो प्रेमिसेस पे लगा, हालांकि उस वक्त तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आपने जो सजा भुगती इसी बेबुनियाद केस में भुगती? जी इसी में सजा नहीं, मतलब जो भी पास हुई। मतलब देखे ना, आप तो जेल तो गए ना। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसने कहा कि जी ईसाइयों को जेल भेजे और उनको निकाले, लेकिन आपके वो दिन तो वापस नहीं आ सकते। दिन सर करने की कुछ तो सजा होती है। हम तो आज भी मौजूद है शहर में। तो अब करप्शन देखे ना क्या है कि एक साइड पे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है आप इस फेज को भूल जाए, मैंने सफर किया जो भी किया। लाशारी साहब मैं चलो सही नकम्मा सही जिस तरह भी कहे, लाशारी इज अ बिग नेम। तो पूरा बोर्ड चेयरमैन ने यही कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि यार ही इज डायरेक्टर, अब ये चेयरमैन है, ये बोर्ड मेंबर्स हैं। बहरहाल वो एक इशू साहब ने फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से कहा कि इस केस में नहीं बनता, ये बिल्कुल फेक केस है। सही। बहरहाल वो तो बन गया जिसने एसेट बना के दिया। अब आ जाए अगले फेज पे, जब वो 7 साल का पीरियड खत्म होता है तो जनाब इसको डीएमए टेक ओवर करता है। मैं पूछता हूं कि एक तो हिसाब उस टाइम का लिया जाए कि जी सीडीए डीएमए ने वहां से क्या कमाया उस दौरान। सही। जब तक इन्होंने अगला ठेका नहीं दिया उस दौरान सीडीए डीएमए ने इसको ऑपरेट किया। एक तो उसका हिसाब होना चाहिए कि जनाब वहां पे सीडीए को क्या इनकम आई उस जब डीएमए के पास आ गया और मोहम्मद हुसैन जारी रहा। मुझे नहीं पता, वो तो का 7 साल खत्म हो गया था। ठीक है। अब डीएमए ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। डीएमए ऑपरेट कर रहा था इटसेल्फ। ठीक है। एक तो उस पीरियड का हिसाब होना चाहिए। आपको पता चलेगा करप्शन क्या होती है कि भाई सीडीए को नुकसान हुआ, फायदा हुआ, रिकॉर्ड पे मौजूद है ना। अगली बात सही है कि फिर सीडीए इसकी वो ऑक्शन करता है, ऑपरेशन। सही। हमारा कसूर ये था कि प्रेमिसेस बना के फैसिलिटी बना के सीडीए के हवाले देकर दी कि अब इससे पैसे कमाओ। सही। ठीक है सर। अब ये 2.5 करोड़ वाला खान पीन नु बांदरी ते डंडे खान नु रिच।
खान पे से देखो ना, डीएम में दी तो मौजा लग गई सर जी। इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में खानू भाग भाग परी मोर पढ़ाऊ जुमा। ये पंजाबी की कहावत ये है, दोनों पंजाबी की। अच्छा, उसमें बात है कि जुम्मे ने तो बना के दे दिया ना। हाँ। अब बात ये कि एक तो साल का, वो साल 2 साल 1.5 साल 8-10 महीने जो भी, उसका मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि करवाएं ऑडिट, सीरियस ऑडिट वालों से नहीं, जरा देख के कि भाई इसमें सीडीए ने क्या कमाया, इनकम क्या थी आपकी, अखराजात क्या थे। फिर पीरियड आ गया ये बिलाल ट्रैवल वाले। अब मुझे बताएं कि जब आप एक नीलामी करते हैं, पहली बात तो ये उसकी गारंटी आपके पास कोई थी या नहीं थी? कोई तो छोटी होगी। अगर आपने 9 करोड़ समथिंग का दिया है एनुअल, तो मेरे भाई कम से कम उसकी कोई तो शय होगी। फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जी क्वार्टरली उसने इंस्टॉलमेंट आपको इन एडवांस देनी है। तो मेरे भाई 3 महीने नहीं दिया, तो क्या डीएमए सोया रहा कि भाई तुमने पिछली किस्त नहीं, आगे कैसे चला रहे हो? उस डीएमए वाले कहते हैं जी कि कोरोना आ गया, वो हाईकोर्ट चला गया कि जी कोरोना आ गया। हालांकि कोरोना में वीजे तो लगते रहे, लोग तो एम्बेसी जाते रहे, लेकिन उसने सर जी 1.5 साल तो चलाया स्टे अपना। इवन देन सर जी स्टे भी उसने चलाया, स्टे खारिज भी हुआ। स्टे से पहले जब उसको ठेका दिया गया तो उसका जरे बयाना किधर है? ये लेम एक्सक्यूजेस है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि कोरोना पीरियड था, तो 28 करोड़ क्या कोरोना पीरियड निकाल के बना रहे हैं? हाँ, अगर ये ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर एट फॉल्ट। हाँ, सही। क्यों चार्ज नहीं किया? बिल्कुल सही। या उसमें से निकला होता। हाँ जी। बहरहाल अगली बात, स्टे किया, यो किया, वो किया, जो भी किया, आई डोंट नो। सही। एक तो 28 करोड़ के पैसे, क्या अब सीडीए ने इसके लिए 28 करोड़ के लिए सिर्फ इतना ही है कि जनाब 2 लेटर लिख दिए? हाँ जी। और दैट इज सफिशिएंट। बाकी तनख्वाह किस चीज के लेते हैं लोग? वो कहते हैं डीएमए वाले, हमने अपने डीसी को लेटर लिखा जो उनके सरदार आसिफ साहब, फिर मैं सरदार आसिफ साहब के पास चला गया क्योंकि बात तो पूरी खुलनी चाहिए। उन्होंने कहा देखें, जब दूसरी परमिशन, जो दूसरी एरिया जब आ जाता है, अब ये लाहौर का उनका एड्रेस है हाजी नवाज को अमजद का, कि मैंने उनको लेटर लिखा डीसी लाहौर को कि भाई हमारी रिकवरी करके दें, बट डीसी लाहौर को क्या पड़ी? मेरे भाई दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि उनका तो फैजाबाद में भी ऑफिस है। हाँ जी। उसमें क्यों नहीं किया? और मेरी इतला ये है कि F10 F6 इधर पोश इलाकों में उनकी कोठियां हैं। कोठियां, ठीक है जी। हाँ जी। अगली बात दूसरी ये है कि कब लेटर लिखा, क्या लेटर लिखे छोड़ दिया? यार एक हमारे एक सीडीए का बंदा है जिसको साल के लिए जेल भेज दिया, पता नहीं वो प्लाटों की फाइल का क्या इशू था। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भाई ये तो उससे बहुत बड़ा केस है। नहीं तो सिंधु साहब देखें, आपने एक सहूलत बनाई, आपने और लशारी साहब ने, आप पे रेफरेंस बन गया। अब ये बांदरी जो है 28 करोड़ खा के भाग गई, और बांदरी के जो मदारी हैं वो बैठे रहे डीएमए वाले, उनके खिलाफ नैब वाले कहते हैं कि छड्डो यार, की करना है, छड्डो। अब ये गया भी केस में नैब में, लेकिन इट इज देयर। मैं आपको एक अगली बात देखे ना, अभी तो 2 स्टेजेस आई। हाँ। अब बिलाल ट्रैवल के बाद फिर एक दफा सीडीए ने टेक ओवर किया। हाँ जी। उसका हिसाब होना चाहिए कि पैसे कितने यार कहां से आए, क्या नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, पैसे गए क्या? 9 करोड़ रुपया रिकवर हुआ साल का। 9 करोड़ रुपए का ठेके का मतलब यह था कि जो इनकम है वो उतनी कम से कम है, अदरवाइज वो प्रॉफिट के लिए करता होगा। अब जो कहते हैं जी बिलाल ट्रैवल के बाद अल नूर कंपनी को दिया, अब पहले था ना मोहम्मद सैन, अब आ गया नूर सैन। मेरा ख्याल नूर सैन के बाद आएगा गुलाम सैन, फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सर जी, सीडीए इनका डीएमए का भी साथ साथ हम बताते रहे कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी हमने तकरीबन ये 12.5 करोड़ रुपए पे दिया है और क्वार्टरली वो पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर नूर सैन साहब ने जो उधर अंत मचा रखी है, और उसका जो मैनेजर वकास है वो एक और अलग से स्टोरी है। लेकिन आज चूंकि हम पहले ये बिलाल ट्रैवल वाला 28 करोड़ रुपए इदारे क्यों नहीं ये वसूल करते, और ये नूर सैन और मोहम्मद सैन का आपस में क्या ताल्लुक है, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन असल टारगेट हमारा है कि 28 करोड़। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा वो चीजें चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए उसमें हम शायद बहुत ज्यादा बात ना कर सके। सही। लेकिन हम टच करते हैं ना चीजों को, मतलब एक कंटिन्यूटी में चलते हैं। हाँ जी। बात यह कि नूर हुसैन को दे दिया, दे दें, लेकिन नूर हुसैन के और बिलाल ट्रैवल के दरमियान, सॉरी बिलाल ट्रैवल था ना, हाँ। उनके दरमियान का पीरियड वो सीडीए ने चलाया, डीएमए ने। वो पैसे किधर है? वो पैसे किधर? और क्या उसमें 9 करोड़ इनकम हुई आपको, जो 12 में क्या 12 इनकम हुई आपको? बिल्कुल सही। तो वो पीरियड बहुत अहम है। सही। अब है नूर हुसैन,
अब नूर हुसैन, अब बहुत अच्छी बात है, एक तो आपको उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जिन्होंने बीओटी पे प्रोजेक्ट बनाया था उनकी अकल देख ले आप, कि एक एसेट बना के दे दिया आपको और साथ भुगता भी। हाँ जी। और ये वह बीओटी प्रोजेक्ट है जो सीडीए को पैसे कमा के दे रहा है। लेकिन यहां पे बात यह कि एक तो ये इन पीरियड्स को देख लें, जो डीएमए ने खुद चलाया, उन पीरियड को देखने की जरूरत है कि कितनी इनकम हुई, कहां पैसे गए, नहीं उतनी इनकम आई तो पैसे किधर जाते रहे। अच्छा, ये जो अभी आप आ गया नूर हुसैन, अब वहां पे गदर जो है ना, मैं हमेशा जो बात कोट करता हूं, पता नहीं ये सही, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस और मॉनिटरिंग। इनफैक्ट मॉनिटरिंग की जो डेफिशिएंसी कह लें या इनएफिशिएंसी कह लें, वो क्या है कि उधर वो जो भी ठेकेदार बैठा है वो अपनी मर्जी के रेट्स वसूल कर रहा है, जबकि हमने उस वक्त फिक्स किया था और वही चार्ज होता रहा, मॉनिटर होता रहा बकायदा कि 200 से ऊपर एक पैसा नहीं चार्ज हो सकता। सही कर, बाकायदा एक हाई कोर्ट में केस गया, किसी बंदे ने मतलब वो थोड़ा सा बनाया, आप बिलीव करें कि हमने उसी वक्त ठेकेदार को बुला के अभी इसको स्टॉप दिस प्रैक्टिस, एक दिन भी नहीं चलने दिया। अच्छा संधू साहब, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने डीएमए के एक बड़े साहब से और फिर इनका जो नूरा एंड कंपनी की जो लोग हैं उनसे भी मौक़िफ़ लिया है, लेकिन जाहिर है उनका कहना है कि जी हम ऑन कैमरा नहीं बात करेंगे और फिर ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। उन्होंने एक जी बात मुझे कही कि मांगड़ साहब, आप ये नूर हुसैन के खिलाफ इसलिए प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे कि नूर हुसैन आपके मीडिया के कई लोगों के चूल्हे जला रहा है, उसने चूल्हे जले, आपके मीडिया पे बुरा हाल है लेकिन उनको तनख्वाहें इदारे नहीं दे रहे, नूर हुसैन बड़े उनको पैसे दे रहा है। मैं तो ये सुन के बड़ा हैरान रह गया जी। आप हैरान इस वजह से ना हो, लेकिन देखिए हम बोल रहे हैं ना, हाँ जी, हम कह रहे हैं कि जनाब वो पीरियड जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको देखें कि क्यों अगर वसूली नहीं हुई इन टाइम क्यों नहीं हुई, जो 28 करोड़ लेके भाग गया उसमें किसकी लतारजी है, कतई इस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए कि लेटर लिख दिया है। उनका फैजाबाद में दफ्तर है, इधर भी है, 28 करोड़ है, कोई छोटी अमाउंट तो नहीं। और फिर तो देखे ना कुछ सरहद पार तो नहीं है ना, अगर लाहौर भी है तो इधर से पुलिस लेके देखे ना भाई, सीडीए का एक मुलाजम जो है वो तो एक फाइल के केस में 1.5 साल जेल जा भिजवाया जा सकता है उसको। हाँ जी, नहीं तो इस्लामाबाद पुलिस क्यों नहीं सीडीए लेके जा सकती, पकड़ रहे हैं ना दूसरे शहरों से लोगों को। हाँ जी। अच्छा, अगली बात, सबसे हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, एक तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए बेशक कमेटी बना दे, इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरत है। जैसे चेयरमैन साहब ने अपनी तकरीर में कहा था ना कि जी हम आइंदा से प्लाट नहीं बेचेंगे, तो ये प्रोजेक्ट है जो आपको कमा के दे रहे हैं। हाँ जी, सही बात। लेकिन ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट उसके बाद नहीं बना। सही बात। हमने कानों को हाथ लगा लिया, हालांकि ये मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के 5 प्रोजेक्ट करने वाले थे हम, लाशारी साहब इस बेटे से अप्रूवल हो गई थी, लेकिन हमने कानों को हाथ लगा लिए कि इतना ही काफी है। मेरे भाई चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, प्रॉपर मॉनिटरिंग। जो पहला बिलाल वाला था उसमें क्या लथार्जीज थी, क्यों नहीं रिकवरी हो रही, कौन जिम्मेदार है। उसके बाद वो पीरियड जो डीएमए ने चलाया वो इंपॉर्टेंट है, उसका ऑडिट, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सीडीए को रिकॉर्ड पे होगा ना कितनी इनकम हुई। उसके बाद जो फिर बिलाल के बाद का पीरियड डीएमए ने चलाया, उसका हिसाब के कितने इनकम हुई मंथली, क्योंकि इसका मतलब 12 करोड़ तो कम से कम होनी चाहिए, 12 करोड़ तो उसने आपको देना है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये अब मौजूदा जो है कि क्या ये तो ओवर चार्जिंग नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात जो उधर फैसिलिटी फोटो कापी भी है, वो सुना है कि 100 रुपया एक फोटो कापी पेज का चार्ज किया। नहीं सर जी, 200। अब ये मतलब पेरिस है, वो तो एक फैसिलिटी दी थी कि नहीं, वो ब्लैकमेलिंग है, बंदा वहां से वापस नहीं ना आ सकता जनाब। उससे टिकट लेके अंदर चला जाता है ना, वहां से वापस आना ऐसा ही है जैसे जन्नत दोज़ख से वापस आना है। बिल्कुल। तो मेरे भाई एक एसेट है, इसको मत खराब किया जाए। ये सीडीए का बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है और ये सीडीए का टेस्ट केस है कि सीडीए कितनी अच्छी इसकी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी होती है, और इससे दोनों साइडें सवर जाएंगी। चेयरमैन साहब से दरखास्त है कि इसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, ये डीएमए की और नूर हुसैन की मिली भगत से एक बहुत बड़ी देग है। वैसे तो दरबारों पे आपको पता है लंगर पकता है, उसमें मुख्तलिफ देगें होती हैं, लेकिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो देग मशहूर है, वहाँ पे हज़ारों, जब उनका उर्स होता है तो लाखों की तादाद में लोग वो खाते हैं। लेकिन ये उनका और इनका कोई मुकाबला नहीं, वो तो अल्लाह के वली थे। यहाँ पे ये करप्शन की देग है, जो इसका मुंह बहुत बड़ा है।
आप ये हिसाब लगा लें कि इसका मुंह फैज़ाबाद से लेके बल्कि पूरे मुल्क का मुंह है, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आते हैं वीज़ा लगवाने के लिए और फिर वो शटल सर्विस जो है उसकी सहूलत लेते हैं। फिर नूर हुसैन उससे पैसे कमाता है, डीएम में पैसे कमाता है, पता नहीं किस को मंथली जाती है। मैं अगर वो उसके नाम लेना शुरू कर दूं, यकीन माने कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो जैसा मेरे भाई डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब जब तक इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस किस ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। और ये कोई इस प्रोग्राम के साथ ये सिलसिला खत्म नहीं हो गया। हमने अभी नूर हुसैन, मोहम्मद हुसैन और पता नहीं किस किस का आपको बताना है, बलाल ट्रैवल वाले। फिर बलाल ट्रैवल वाले का डीएमए वाले पीछा करें या ना करें, आईसीटी पीछा करे या ना करे, सीडीए पीछा करे या ना करे, हम कैमरे के जरिए डीएमए वालों की जायदादें और उनके नाम, पते, एड्रेस सब कुछ आपको बताते रहेंगे कि बलाल ट्रैवल वाले किस तरह वारदात कर गए और क्यों नहीं वो पैसे वापस किए। ये मामला इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आर्मी चीफ तक पहुँचवाएंगे और फिर जनाब मोहसिन नकवी तक भी भिजवाएंगे, ताकि बलाल ट्रैवल वालों से ये पैसे रिकवर किए जाएं और उनको हथकड़ियाँ लगाई जाएं और उनके जो सहूलतकार डीएमए में बैठे हुए हैं उनको भी जेल में जाना चाहिए। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।